हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जो आप सूची देख रहे हैं ये सूची भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची है। ये आप सोच रहे होंगे कि इस भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची को देखने से हमें क्या फायदे हैं। तो आप समझें कि बिहार पीसीएस या बिहार एसआई या किसी भी तरह के एसआई में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी तो कार्यकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रधानमंत्री का नाम होगा और पूछ लिया जाएगा कि इनका कार्यकाल क्या है, या पूछा जाएगा कि ये क्रम से कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, या यह पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति क्रम से कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं। या तो ये बिल्कुल याद रखें और इस सूची को आप बिल्कुल आराम से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। इसमें भारत के जितने प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं ये सभी प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार इसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और एक बार इस अपने नोटबुक में बिल्कुल प्रधानमंत्रियों के क्रम को लिखें, और आगे जब हम पढ़ रहे होंगे उसमें हम बार बार इन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से प्रश्न पूछेंगे, क्रम से प्रश्न पूछेंगे और कई सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र इसमें कर रहे होंगे। तो आपको सहूलियत हो जाएगी यदि आप यह सूची देखे होंगे तो बिल्कुल आसानी से और ध्यानपूर्वक इस सूची पर को ध्यान से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा है, यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखा है पॉलिटी में। बीपीएससी या किसी भी तरह के पीसीएस एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। ये टॉपिक है जैसे कि संविधान सभा, संविधान की अनुसूचियाँ, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग, ये सारी टॉपिक जो हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब टॉपिक आज तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। और अभी जो पढ़ रहे हैं आप जान ही रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो पिछली क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि ये क्रम है, इसी क्रम से यदि हम पढ़ते हैं तो याद करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, योग्यता ना। दूसरा क्रम रखते हैं कि जब इसकी योग्यता हो जाएगी तो अब इसका हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि इसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव इसका कैसे होता है या प्रक्रिया क्या है। जो तीसरा है योग्यता हो गया, चुनाव की प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद इसका चुनाव जब हो जाएगा तो शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। यदि जैसे कि प्रधानमंत्री में शपथ नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, यहां हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर में कि कार्यकाल क्या है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है। 5 नंबर में देखते हैं कि यह जो है किन परिस्थितियों में यह अपने पद से हटाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। जो 6 नंबर में हम देखते हैं वेतन, देखते हैं कि इसका वेतन क्या है। और 7 नंबर में कुछ उसकी शक्तियां। इसी क्रम में हम लोग राष्ट्रपति को इसी क्रम में पढ़ा था और आज हम इसी क्रम में प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगर ये क्रम आप याद रखेंगे तो आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगी है। तो सामान्य सा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5। प्रधानमंत्री संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, भाग 5। याद होगा, भाग पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा है। यदि हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले भागों को देखें। आप जब कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे तो आपकी समझ बेहतर हो जाएगी और आपको ये सभी याद करना आसान हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका जो होती है तो उसमें हमने लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी, ये सभी संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। और संघ की कार्यपालिका जो है इसका भी वर्णन किसमें है, भाग
5 में है। क्लियर हुआ। अब देखें कि अनुच्छेद 74, ये याद रखेंगे, एक अनुच्छेद 74 है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, किसके लिए? सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगा? मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वह कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पढ़ने के बाद अगली क्लासों में हम मंत्री परिषद के विषय में पढ़ेंगे, वहां डिटेल से इन सभी चीजों को समझेंगे। आज केवल यह समझें कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर हुआ। अब देखें अगला अनुच्छेद समझें प्रधानमंत्री से संबंधित, अनुच्छेद 75A। अनुच्छेद 75A, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये दो बातें आप समझ गए? बिल्कुल ध्यान से समझें। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, जो हेड होगा, वह प्रधानमंत्री होगा। 75 कहता है, 75 कहता है राष्ट्रपति बहुमत दल। अब यह बहुमत दल किसमें प्राप्त कर रहा होता है? कहां, किस सदन में? तो लोकसभा में। याद रखेंगे, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 75(1) के तहत। तो यहां तक दो तीन बातें बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं, ये आसानी से समझते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आपको पॉलिटी काफी इजी लगने लगेगा और बीपीएससी, बिहार दरोगा या किसी भी तरह के पीसीएस और एसआई के एग्जामों में आने वाले यहां से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड जो होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और 75(a) कहता है कि राष्ट्रपति महोदय बहुमत दल के नेता को, यह बहुमत दल कहां होगा? लोकसभा में। पिछली क्लासों में हमने राज्यसभा और लोकसभा को विस्तार से पढ़ाया है। यदि आप नए हमारे चैनल पर हैं तो पहले लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ें तो यहां आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यह 75(a) कहता है। ये दो बातें समझ लिए। अब थोड़ा सा क्रम से अब समझें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। अब आइए यह समझते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं होती है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी भी सदन के, यदि आप एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, तो आप प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हैं। क्लियर हुआ। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन, तो आप जानते हैं कि लोकसभा में जो है भारत का नागरिक हो, आयु आपकी 25 साल हो गई हो, पागल दिवालिया घोषित नहीं हो, तो ये के सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा में देखते हैं केवल आयु यहां क्या हो जाती है? 30 वर्ष और यहां कितनी होती है? 25 वर्ष। इसको विस्तार से हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा जो पढ़ा दिया है। यदि नहीं समझ रहे हैं तो पहले लोकसभा और राज्यसभा को देखें। तो अब देखें कि इसकी योग्यता क्या है प्रधानमंत्री बनने की, कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने की आपके पास योग्यता हो, तब आप
प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब देखें, एक बार बिहार पीसीएस ने अपने एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब ये प्रश्न तो कंफ्यूजन का है। कारण क्यों क्या है कि जैसे कि आप देखते हैं कि लोकसभा के लिए भी यदि आप योग्य हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और राज्यसभा के लिए भी आप योग्य हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के बनने के लिए 30 वर्ष है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न होता है कि तब अब हम क्या कहें, न्यूनतम आयु 25 को माने या 30 को। तो याद रखें, यह न्यूनतम जब पूछा है तो क्या मारेंगे, 25 वर्ष ही मारेंगे। क्लियर हुआ। अब देखें कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होगी। अब क्या कोई प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु होती है क्या? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आयु कुछ नहीं, जब तक चाहे तब तक जीवन पर्यंत मृत्यु के दिन तक आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं, न्यूनतम आयु क्या होती है, ये हो गया। अब देखें कि अब एक प्रश्न पिछली क्लासों में बताया, जब अभी कुछ पहले पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि 75A कहता है, 75A यह कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है या नियुक्त करता है। तो देखिए, बहुमत दल कहां होना चाहिए, बहुमत किस सदन में होना चाहिए, तो लोकसभा में। किस सभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए उस नेता को, तो लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत का मतलब क्या होता है, एक साधारण सी बात समझ लें कि जो भी सीट हो, जैसे कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी है आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो जो कुल सदस्य संख्या होगी, कुल सदस्य संख्या बाई 2 प्लस ये माने कुल सदस्य संख्या की आधी से एक अधिक। यानी अगर सपोज करें कि 10 संख्या है, सपोज करें, अब आपको बताना है कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। मान लीजिए हमने आपको बताया कि 10 है, तो इसको 5 हो गई हाफ और +1, यानी कि बहुमत दल किसको कहा जाएगा, जिसके पास 6 सांसद होंगे या सदस्य होंगे वो बहुमत दल कहलाएगा। और बहुमत दल जो है, बहुमत दल अपना नेता, अब हो सकता है कि वह लोकसभा से ही अपना नेता अपने में से चूज कर ले या राज्यसभा से अपना नेता चूज करे। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही नेता वह प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चूज किया जाएगा, वो राज्यसभा से भी चूज कर सकता है। जैसे दो नाम आपको बताते हैं और आप इसके बाद बताएंगे कि क्या इसके बाद भी भारत का कोई प्रधानमंत्री रहा जो कि राज्यसभा से का सदस्य रहा और प्रधानमंत्री बना। जैसे 2 सदस्यों का नाम मैं बता देता हूं। एक हैं, आप जान ही रहे हैं, इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। और दूसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इसके बाद भी कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा भारत का जो कि राज्यसभा का सदस्य रहा और जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के लोकसभा के नहीं राज्यसभा के सांसद थे और इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आप जान ही रहे हैं कि इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हैं। जो इंदिरा गांधी मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री हैं। और द्वितीय प्रधानमंत्री का नाम आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद, मृत्यु के बाद, ताशकंद समझौता करने के लिए जब ये गए थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। और उनकी मृत्यु के बाद जो है 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1966 से लेकर 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। ये तीसरे क्रम में, इनका क्रम जो है तीसरा है। आप ये बताएंगे हमें कि अधिकतम बार
जो है लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम दर्ज है? अधिकतम बार लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराने का रिकॉर्ड भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम दर्ज है? अब इसके बाद आप आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो हम जान गए कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब कहता है कि ऐसी भी स्थिति है कि न वो लोकसभा और न राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उसे 6 माह के अंदर, कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर कहीं से न कहीं से चुनाव जीतकर लोकसभा या राज्यसभा में, संसद में आना होगा, संसद में आना होगा, नहीं तो उस की सदस्यता, उसका जो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। यदि प्रधानमंत्री है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसके पास ये बॉन्ड है कि 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होगा, नहीं तो 6 माह से अधिक वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे समझते हैं। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री पोस्ट पर है और वह लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर, कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, नहीं तो वह उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यहां तक आप बिल्कुल समझ गए। अब देखिए कि आपने देखा था कि 75, ये याद है 75 एक क्या कहता था? बहुत सारे स्टूडेंट, जब भी मैं पिछली क्लासों की बात करता हूं तो उनके चेहरे पर बारें बजने लगती हैं, चेहरा उड़ जाता है जब भी मैं पूछता हूं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, या पूछता हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों का चेहरा ऐसे लगता है कि कोई नई चीज मैं पूछ रहा हूं। पिछली क्लास आप रिपीट करके क्लास में आए। जब भी आप क्लास में उपस्थित हो, लाइव क्लास में आ रहे हैं, तो आप पिछली क्लासों को देख कर आए और बातों को रिमेंबर करने का प्रयास करें और प्रत्येक मेरे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। चलिए आइए, ये बार बार प्रश्न पूछने का औचित्य ही मेरा होता है कि आपका रिपीटेशन हो जाए और आपने जो याद किया है, जो पढ़ा है, वो रिवाइज भी हो जाए, और नहीं पढ़ा है तो आपको ये एहसास होने लगे कि मुझे अब पढ़ने की जरूरत है। यह क्लास तभी समझ में आएगी आपको जब आप पिछली क्लासों को पूरा करके आएंगे। तो अभी हमने क्या दिखा? 75 ये क्या कहता है? तो 75 एक कहता है, क्या कहता है बताएं आप, कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि 75 एक क्या कहता है। आपको पता है कि 75 एक क्या कहता है, तो आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अब चलिए कि 75 एक कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि जो बहुमत दल होगा, जिसे नेता नियुक्त कर देगा, बहुमत दल के लोग सर्वसम्मति से जिसे नेता मान लेंगे, उसे राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। क्लियर हुआ? अब कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है भारत की संसद में कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। किसके? स्वविवेक के आधार पर वह उस लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। क्लियर हुआ? स्वविवेक से सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। एक बार स्थिति है नीलम संजीव रेड्डी, आपने इस राष्ट्रपति महोदय का नाम सुना होगा, नीलम संजीव रेड्डी। इनके विषय में, इनके कार्यकाल आप बताएंगे, इनके विषय में आप जानते हैं कि यह भारत के प्रथम और अंतिम एक तरह से राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी के सामने ऐसी एक बार परिस्थिति आई थी। उस समय ये टाइम है 1900 चौधरी चरण
सिंह जी को भारत का पीएम बनाया था। आप जानते हैं ये बहुत बड़े किसान नेता हैं और इन्हीं के किसान दिवस भी इन्हीं के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। तो ये किसानों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह, और इनके विषय में एक और फैक्ट है कि इन्होंने कभी संसद की कार्रवाइयों का सामना नहीं किया। इन्होंने संसद की कार्रवाइयों का कभी सामना नहीं किया। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। तो जिस समय चौधरी चरण सिंह जी को राष्ट्रपति महोदय ने स्वविवेक से नियुक्त किया था, उस समय भी यही स्थिति हुई थी कि कोई स्पष्ट, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया था। तो ये यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक प्रश्न का जवाब देंगे कि ये बताएं आप कि वह भारत की कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके काल में राष्ट्रीय इमरजेंसी जो है आंतरिक विद्रोह के भय से लगी थी, कब लगी थी? ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अब चलिए आइए आगे समझते हैं। अब प्रश्न यह है कि जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, यह कितने दिनों का होता है, यह समझें। कार्यकाल का वर्णन 75(2) में है। अनुच्छेद 75(2) में जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री जो है अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है, सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह बने रह सकते हैं। इस 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति इनके पद से हटा सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास पावर है। और कब, किस स्थितियों में? ऐसे सामान्य अवस्था में नहीं, जब भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, किसके माध्यम से? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री को हटाने की जो प्रक्रिया है यह कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है। अब देखें कि इनको यहां एक थोड़ा सा बात और समझें कि शपथ कहते हैं तो इनकी ये शपथ नहीं लेती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में जो है कोई शपथ नहीं होता है। इनका शपथ जो होता है वह सांसद के रूप में होता है। सांसद लोकसभा प्लस राज्यसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में होता है। ठीक है। और इनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आप जान ही रहे हैं, राष्ट्रपति। अब देखें कि ये त्यागपत्र अपना किसे देते हैं? त्यागपत्र प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र, इनकी नियुक्ति कौन किया है? राष्ट्रपति महोदय ने किया है। तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय को। किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय। ये त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को। आप प्रश्न यह है कि आप मुझे बताएंगे कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई है? भारत के कितने प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दें कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई है। क्लियर हुआ? अब चलिए, ये तो आपने समझ लिया, त्यागपत्र देते हैं तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अब आप एक
एक और क्वेश्चन का जवाब दें कि राष्ट्रपति महोदय, आप नॉर्मल जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को संबोधित करके देते हैं। यदि राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देना हो और उपराष्ट्रपति महोदय नहीं हो, उस अवस्था में राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसे देंगे? क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं, से मिटाते हैं, फिर आगे समझते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में कुछ भी वेतन नहीं मिलता। इन्हें सांसद यानी एमपी के रूप में इन्हें वेतन मिलता है। क्लियर हुआ। एमपी के रूप में इन्हें वेतन मिलता है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि लोकसभा में के जो सदस्य होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा प्रश्न है आपसे कि उपराष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना है? इसका भी जवाब आप दीजिए कि उपराष्ट्रपति महोदय का वेतन अभी कितना है, इसका जवाब दें। और यह बताएंगे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं और वह किस पार्टी से हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक है। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, इनका कार्यकाल क्या है और यह किस पार्टी से हैं। इतना तो एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है कि अभी लोकसभा कितने नंबर की है? अभी जो लोकसभा है, लोकसभा जो है यह कितने नंबर की है? क्लियर हुआ। अभी जो लोकसभा है यह कितने नंबर की है, ये बताएंगे। इस तरह के जो प्रश्न आपसे मैं लगातार पूछ रहा हूं, यहां से जो प्रश्न अक्सर बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार एसआई जैसे एग्जामों में, या यूपी पीसीएस दे रहे हो, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह के एग्जामों में यहां से काफी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का जवाब दें। यदि नहीं देंगे तो अगली क्लासों में मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। क्लियर हुआ। यदि आप को कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह की आपकी कोई क्यूरी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या यदि आपको लगे कि किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि इस पर लाइव क्लास दें हम, या उस पर क्लास एक लिया जाए जिस टॉपिक पर मैं अभी नहीं ले पाया हूं, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर क्लास मनाया जाए। अब चलिए आगे हम चलते हैं कि यहां तक तो अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पीएम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखें, अभी जैसे नीति आयोग राज्य परिषदें, का अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। यह समझ गए। अब देखें कि विघटन का सलाह राष्ट्रपति को देंगे कि विघटन किया जाए। विदेश नीति का निर्धारण पीएम करते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति महोदय को जो है सलाह देते हैं। साथ ही साथ सभी मंत्रियों को विभाग, किस मंत्री को कौन सा विभाग अलॉट किया जाए, यह भी कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आप समझ गए हैं कि
इसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। अब आपसे एक प्रश्न है कि मंडल कमीशन किस पीएम के दौर में आया था, यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस प्रधानमंत्री के दौर में मंडल कमीशन आया था, यह बताएंगे। एक प्रश्न है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये इसका जवाब मैं दे रहा हूं, मोरारजी भाई देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। लेकिन आप बताएंगे कि मोरारजी भाई देसाई का कार्यकाल कब से कब तक रहा और यह किस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी भाई देसाई प्रथम व्यक्ति हैं जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। तो ये आप जान गए, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। ये बातें आप समझ गए हैं। अब देखिए कि एक और बात बताएं कि राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र में भारत के पीएम बने हैं। सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बनने का जो है रिकॉर्ड जो है किसके नाम दर्ज है, तो राजीव गांधी के नाम दर्ज है। और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि राजीव गांधी के कितने नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे। नंबर बताएंगे पहले कि राजीव गांधी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे और कितने नंबर की लोकसभा के ये प्रधानमंत्री, कितने नंबर की लोकसभा थी जिसमें ये प्रधानमंत्री चूज किए गए थे। क्लियर हुआ? यहां तक ये 2-3 बातें आप समझ गए हैं। मुझे विश्वास है कि आज आप भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत सारी बातें जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं कि प्रधानमंत्री के विषय में जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में है। और हमने यह देखा कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री कहलाएगा, या मंत्री परिषद का हेड जो होगा वह प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद हमने देखा 75 ए क्या कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। यहां तक आप समझ गए। अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता पढ़ा, उसमें देखा कि जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। क्लियर हुआ? एक बात आप बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को किस सदन की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, किस सदन के लिए वह योग्य हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए, एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया कि बीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी का अर्थ होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ने एक बार प्रश्न पूछा कि भारत का जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आप जान गए कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूजन था कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदन का सदस्य हो तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो न्यूनतम यदि पूछे तो 25, अधिकतम पूछे तो कोई सीमा नहीं है। कितनी बार, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनंत बारों तक भारत का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप जान गए कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब ये एक संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह कब तक इसका कार्यकाल, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 75(2)(5) कहता है, अनुच्छेद 75(5) कहता है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रह सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, और त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं।
तो मुझे विश्वास है कि यहां तक भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने देखा कि वेतन, तो वेतन में आपने देखा कि जो सांसद का वेतन होता है वही वेतन जो होता है वह प्रधानमंत्री का होता है। तो और हमने फिर से देखा कि इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। तो हमने देखा था कि इसकी शक्तियां हैं कि जो यह मंत्रियों को, विभागों को अलॉट करता है, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। यह देखते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री से संबंधित चीजों को पढ़ा। अगली क्लासों में हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे। मंत्री परिषद में बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री में पढ़ा है, यही सारी चीजें रिपीट होगी। बहुत सारी चीजें मंत्री परिषद जब हम पढ़ रहे होंगे तो प्रधानमंत्री की चीजें रिपीट होंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और यदि आप कंटिन्यू इसे पढ़ रहे हो, हमारी क्लास को ले रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।